हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर लाइफ क्लासेस। तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था और जिसका हम लोगों ने 5 लेक्चर कर चुके हैं, है ना। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन के बारे में, कि पॉलन और पेस्टिल के बीच का इंटरेक्शन कैसा होता है। आज की क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, तो आज की क्लास में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और अगर समय बचेगा तो सीड वगैरह भी आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारा 6th लेक्चर होगा और अप्रॉक्स एक और लेक्चर लगेगा तो ये चैप्टर जो हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इससे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो क्लास किया था पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो हमारा एम्ब्रायो सैक था, इस एम्ब्रायो सैक में ये माइक्रोपाइलर रीजन और ये चैलेंजर रीजन अगर है तो क्या है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स थे और इस सेल का नाम था एग सेल, और ये जो 2 सेल्स थे इनका नाम था सिनर्जिड, है ना। और बीच में हमारे पास 2 और न्यूक्लियस थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हमारे पास 3 और सेल थे और जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एंटीपोडल्स। और इसमें क्या इंटर कर चुका था, इसमें इंटर कर चुका था मेल का 2 गैमीट, क्योंकि जो पॉलन ट्यूब था उसमें 2 मेल गैमीट थे, जो जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बने थे और इसमें इंटर कर गया। जब इसमें इंटर करेगा तो क्या होगा कि एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज कर जाएगा एक सेल के साथ, और फ्यूज करके क्या बना लेगा, तो फ्यूज करके बना लेगा जाइगोट। तो गैमीट की प्लोइडी कितनी, एन, एक सेल की प्लोइडी कितनी, एन, तो जाइगोट की प्लोइडी कितनी हो गई, एन, है ना, 2n हो गया, है ना। और ये कहलाता है सिनगैमी। यही क्या कहला है, सिनगैमी का मतलब फर्टिलाइजेशन ही, ठीक है। तो ये तो फर्टिलाइजेशन एक सिंपल सा एक फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा इसमें क्या था कि 2 मेल गैमीट गए थे ना, इसके अंदर 2 मेल गैमीट गए थे। इससे पिछले का लेक्चर आप देखिएगा पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन वाले में, तो उसमें ये बताया गया था कि इसमें 2 मेल गैमीट गए थे, ठीक है। तो एक मेल गैमीट तो ये हो गया। अब दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, ये जो दूसरा जो मेल गैमीट है वो एन ही है, वो फ्यूज कर जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ फ्यूज करता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और फ्यूज करके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम लोग पेन भी लिखते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इसकी प्लोइडी एन, सेकेंडरी न्यूक्लियस की प्लोइडी क्या होगी, तो ये तो 2n होगा, तो इसका प्लोइडी क्या होगा, इसका प्लोइडी क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ध्यान से समझेंगे बात को। अभी यहाँ सवाल ये होगी सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, तो यहाँ पे हमारा पोलर न्यूक्लियाई था ना, तो क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है कि पोलर न्यूक्लियाई fuses with each other to form secondary nucleus। जो इसमें पोलर न्यूक्लियाई थे वो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, और वो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके क्या बना लेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। और वही जब दूसरे मेल गैमीट से फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग पेन भी लिख रहे हैं, और इसकी प्लोइडी क्या है, 3n है। ये बात आपको तभी समझ में आएगा जब आप पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन को समझे होंगे। इससे जो पहले का लेक्चर होगा वो आप देखे होंगे, तभी सब सीक्वेंस में है और सारा रिलेटेड है। लेक्चर फर्स्ट से के बाद लेक्चर 2 है, तो सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो लगातार सारा देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो समझने में बहुत परेशानी होगी। तो ये तो बात हो गई। अब क्या है, यहाँ पे फ्यूजन जो है वो 2 बार हुआ है। अच्छा, सिर्फ इस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन।
क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3n बन रहे हैं ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और चूंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा था? डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है, एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरी बार ये फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैं क्या लिखता हूँ? सिंस फर्टिलाइजेशन takes place twice in the embryo sac, so this type of fertilization is called डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? डबल फर्टिलाइजेशन। यहां तक की बात क्लियर है कि ये हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमें अब ये याद रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या मिला? तो डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमें मिला जाइगोट, और दूसरा हमें क्या मिला? दूसरा हमें मिला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम लोग इसके आगे की बात, अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। होगा, चलिए तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो पहले था, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तब क्या इसमें चेंज आया होगा? तो देखिए चेंज कैसा आया होगा। चेंज कुछ इस तरीके से है, ये अगर माइक्रोपाइलर रीजन है तो ये चैलेंजर रीजन होगा। यहाँ पे आपका अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा जाइगोट। यहाँ पे एक सिनर्जी जो होता है ना, वो डिजेनरेट कर जाता है कब? जब पॉलन ट्यूब बन रहा होता है। इसे पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ होगा। और ये क्या है? ये सिनर्जिड है, सिनर्जिड। अब इसमें जो बना वो क्या बना? वो बना पेन। ये जो पोलर न्यूक्लियाई था, फ्यूज किया था ना, तो ये क्या बन गया? पेन बन गया, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना था। और फिर यहाँ पे जो 3 सेल्स थे एंटीपोडल सेल, वो डिजेनरेट करने लगेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख दिए? डिजेनरेटिंग एंटीपोडल्स। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले ऐसा था और फर्टिलाइजर ऐसा हो गया। तो ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और ये सेल क्या हो जाएगा? ये सेल हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि जो जाइगोट होगा वो डेवलप कर जाएगा, और डेवलप करके क्या बना लेगा? डेवलप करके बना लेगा एम्ब्रायो। क्या बना लेगा? एम्ब्रायो। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। ये बात क्लियर है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होगा पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर डिटेल हम लोग इसका करेंगे कि जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रायो। जाइगोट भी 2n था और एम्ब्रायो भी क्या रहेगा? 2n ही रहेगा। और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो डेवलप करेगा, और वो डेवलप करके बना लेगा क्या? वो बना लेगा एंडोस्पर्म। क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना? अभी तुरंत इसी के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या था हमारा? 3n था, तो ये भी हमारा क्या रहेगा? 3n ही रहेगा। ठीक है, और क्या होगा? आपका जो ओव्यूल हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। किसी में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। आपका जो ओव्यूल का, मैं ऐसे लिखता हूँ, जो इंटेगुमेंट्स हो जाएंगे, इंटेगुमेंट्स या ओव्यूल का वाल लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओव्यूल का जो वाल हो जाएगा वो क्या बना लेगा? वो बना लेगा सीड कोट, है ना? आपका जो ओवरी होगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका फ्रूट, है ना? और जो ओवरी का वाल होगा, ओवरी वाल, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फ्रूट का वाल, है ना? और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोल रहे हैं? पेरिकार्प। तो इतने सारे चेंजेस जो है वहाँ पे आएंगे, और बाकी जो उसमें पेटल्स वगैरह रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायो बन रहा है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करके क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। तो एंडोस्पर्म के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। अच्छा,
इन दोनों में से पहले कौन बनेगा? तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा। क्यों एंडोस्पर्म बनेगा? तो हम ऐसा याद रख लेते हैं कि एंडोस्पर्म क्या है? तो एंडोस्पर्म वैसा पार्ट है एक सीड के अंदर, है ना, जिससे कि एम्ब्रायो जो है वो डेवलप करता है। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो उसको न्यूट्रिएंट कौन देगा? तो वो न्यूट्रिएंट देने का काम किसका है? एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिएंट देने का काम करेगा, जो कि बना कैसे है? तो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट में ये बना है। तो अब हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म के बारे में, डिटेल बात करेंगे कि एंडोस्पर्म है क्या और ये बनेगा कैसे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो इससे पहले थोड़ी सी और बात कर लें एंडोस्पर्म के बारे में। तो एंडोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। सबसे पहली बात तो ये होगी, ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद it develops from सेंट्रल सेल, जो एम्ब्रायो सैक में था ना, सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रायो, जो कि पोलर न्यूक्लियाई सेल्स थे। ठीक है, यूज्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो, है ना। किसमें यूज होगा? वो जो एम्ब्रायो डेवलप करेगा उसके नरिशमेंट में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात, इट इज फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। तो बेसिकली हम इतना आसान सा बात ऐसे हम याद रख सकते हैं कि एंडोस्पर्म बना किससे? तो एंडोस्पर्म बना किससे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना। अभी इसके पहले के स्लाइड पे दिखाया था। और ये काम क्या है बेसिकली एंडोस्पर्म का? तो एंडोस्पर्म का काम है कि जो सीड का फॉर्मेशन होने वाला है, उसके जो अंदर एम्ब्रायो है, उसका जो डेवलपमेंट होने वाला है, उसके न्यूट्रिएंट चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिएंट देने का काम किसका है? एंडोस्पर्म का है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ना, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन takes place in टू वेज। एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो दो तरीके से होता है। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एक मेथड तो ये हो गया कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा जो तरीका है ना, उसको बोलते हैं सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। माने एंडोस्पर्म जो है वो दो तरीके से बनेगा। ठीक है, मगर दोनों में बनेगा किससे? तो दोनों में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ही बनेगा। तो पहला वाला जरा बात करें हम लोग, इसको शॉर्ट में लिख दें, FNED, है ना, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा पेन है ना, अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्रियोकाइनेसिस। क्या हो गया? क्रियोकाइनेसिस। और यहाँ मैं एक चीज और लिख दे रहा हूँ, नो साइटोकाइनेसिस, माने क्रियोकाइनेसिस होगा, मल्टीपल टाइम्स क्रियोकाइनेसिस होगा। अब ये पता होना चाहिए कि क्रियोकाइनेसिस क्या होता है। इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा। ठीक है, क्रियोकाइनेसिस का मतलब, क्रियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्रियोकाइनेसिस कहते हैं। तो मल्टीपल टाइम डिवीजन होगा, और मल्टीपल टाइम डिवीजन होने से क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा। बहुत सारे क्या बना लेगा? न्यूक्लियस बना लेगा। ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। और इससे क्या बनेगा? बहुत सारे सिर्फ माने ये इस तरीके से, ये जो एंडोस्पर्म, इसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फ्री एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस, ठीक है। और ये फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ है, तो ये फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो नारियल का पानी है। जो नारियल का पानी हम लोग पी रहे हैं वही क्या है, वो फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। जो हम पी रहे हैं वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है, ठीक है। और वो सब वाटर है, ठीक है, वो सब उसका पानी कैसे बना है, तो बहुत आसान सी बात है कि जो ये दो मेथड था ना, एक था फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ क्रियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल वॉल जैसी कोई चीज़ यहाँ नहीं होगी। तो पेन जो है वो क्रियोकाइनेसिस किया, मल्टीपल टाइम क्रियोकाइनेसिस किया, और मल्टीपल टाइम क्रियोकाइनेसिस करके क्या बना लिया, फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। पहला मेथड तो ये हो गया, ठीक है, पहला मेथड ये हो गया। और ज़्यादातर जो है वो यही मेथड है, मतलब ज़्यादातर मेथड में फ्री एंडोस्पर्म, ज़्यादातर मेथड में जो पेन है ना, पेन से जो एंडोस्पर्म बनना है वो ज़्यादातर प्लांट्स में इसी मेथड से होता है, ठीक है। मतलब कि ये वाला जो मेथड है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स, ठीक है। अब दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर टू कौन सा मेथड है, नंबर टू आपका मेथड है सेलुलर मोड, है ना, सेलुलर मोड। तो ये भी आसान ही है, ये भी आसान है, कैसे मैं बताता हूँ कैसे। सेलुलर मोड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से यही चीज आ जाएगा, पेन, ये लिखा और ये मैंने लिख दिया पेन, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका हुआ क्रियोकाइनेसिस, और साथ ही साथ क्या होते जा रहा है, साइटोकाइनेसिस होता जा रहा है, साथ ही साथ क्या होता जा रहा है, साइटोकाइनेसिस भी होते जा रहा है। तब क्या बनेगा, तब यहाँ पे ऐसा बनेगा कि न्यूक्लियस तो बनेंगे, और हर न्यूक्लियस के बाहर से क्या आ जाएगा, हर न्यूक्लियस के बाहर से क्या आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा, है ना। तो ये कैसा एंडोस्पर्म बना, ये बना सेलुलर एंडोस्पर्म। कैसा बना, सेलुलर एंडोस्पर्म बना ना। क्यों सेलुलर एंडोस्पर्म बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल भी मौजूद है। तो एक बात यहाँ मैं नोट करके लिखता हूँ, है ना, द वाटर ऑफ कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म while its white part is cellular एंडोस्पर्म। बात आप समझ रहे हैं, मतलब कि ये कि जो नारियल का पानी है वो क्या है, वो कैसे बना है, तो वो भी एंडोस्पर्म है। नारियल का पानी जो वो भी एंडोस्पर्म है, जो व्हाइट वाला पार्ट हम खा रहे हैं वो भी एंडोस्पर्म ही है। दोनों में अंतर क्या है कि जो पानी वाला पार्ट है वो कैसे बना है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से बना है, और ये कैसे बना है, ये बना है सेलुलर मोड ऑफ एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट से बना है। तो यहाँ तक के बाद अभी तक हम लोगों ने ये बात कर लिया कि एंडोस्पर्म डेवलप कैसे होगा। तो बहुत आसान सी बात है कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसी से एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म है क्या, तो एंडोस्पर्म जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो कि एम्ब्रायो के द्वारा यूज किया जाता है उसके डेवलपमेंट के दौरान, है ना। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई से ये बने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कि एम्ब्रायो कैसे बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एम्ब्रायो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये किससे बना है, सबसे पहले कि इट डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट। किससे बनेगा, जाइगोट से बनेगा। अब कैसे, तो जो हमारा जाइगोट है ना, जो हमारा जाइगोट है वो डेवलप करेगा, पहले भी बताया, माइटोसिस करेगा, और उसी से क्या बनना है, एम्ब्रायो बनना है, ठीक है। कैसे ये होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा क्या है, जाइगोट है, और इस जाइगोट का क्या होना है, तो इस जाइगोट का होना है ट्रांसवर्स माइटोसिस। क्या होना है, ट्रांसवर्स, क्या होगा इसका, ट्रांसवर्स माइटोसिस होगा, माइटोसिस और ये डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो दो सेल बनेंगे, एक ऊपर बनेगा और एक, ये माइक्रोपाइलर रीजन है अगर,
तो ये कौन सा रीजन है, चैलेंजर रीजन है, ठीक है। तो ऊपर का जो सेल बनेगा इसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल। और जो नीचे में बन रहा है ना उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोनल सेल। एम्ब्रायोनल सेल, ठीक है। अब जरा समझने की बात है, समझने की क्या बात है कि ये जो सस्पेंसर सेल है और ये जो एम्ब्रायोनल सेल है, सस्पेंसर सेल का काम ये होता है कि अच्छा देखिए इसके जस्ट नीचे ही तो ये है ना एंडोस्पर्म, इसके जस्ट नीचे ही तो एंडोस्पर्म बना है। तो सस्पेंसर सेल का काम ये होता है कि वो एम्ब्रायोनल सेल को एंडोस्पर्म में पुश कर दे, है ना, एंडोस्पर्म में पुश कर दे। एंडोस्पर्म में पुश करेगा तभी ना ये जो एम्ब्रायो इसमें जो डेवलप करेगा उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, है ना। तो सस्पेंसर सेल का काम होता है एम्ब्रायोनल सेल को इसमें पुश कर देने का। मैं पूरा डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ भी है, ठीक है। कैसे, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले हमारा जाइगोट है, ठीक है। अब ये जब जाइगोट डिवाइड किया तो डिवाइड करके क्या बना, तो डिवाइड करके बना 2 सेल, है ना। एक बना सस्पेंसर सेल और दूसरा क्या बना, एम्ब्रायोनल सेल। फर्दर ये डिवाइड करेगा, मैं ऐसे आ जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बैक की तरफ चलाता हूँ। फर्दर ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके क्या बनाएगा, कुछ इस तरीके के सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बन रहा है, ठीक है, मैं इसका नाम भी लिखूंगा। अब ये यहाँ पे 6 to 10 सस्पेंसर सेल बन जाएंगे। सस्पेंसर सेल मतलब ये डिवाइड करके ऐसा बनेगा। और ये नीचे वाला क्या बनेगा, नीचे वाला बनेगा ग्लोब्यूलर सेल। ये क्या बना रहा है, ग्लोब्यूलर सेल बना रहा है। अब ये जो ग्लोब्यूलर सेल देखिए, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, ठीक है। अब तीसरे स्टेप में क्या, ये जो ग्लोब्यूलर सेल है ये जो है ये हार्ट शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हार्ट शेप ले लेगा, ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा, ठीक है, कुछ ऐसा शेप ले लेगा। और ऊपर में अभी भी सस्पेंसर सेल लगे होंगे जो कि डीजनरेट कर रहे होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ डीजनरेटिंग सस्पेंसर सेल, डीजनरेटिंग सस्पेंसर। और ये कैसा है, हार्ट शेप्ड ग्लोब्यूलर सेल, ठीक है। और इसके बाद का क्या होगा, इसके बाद का मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। और इसके बाद का जो कहानी है तो कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अब जो है वो बन जाएगा आपका नया एक क्या, यहाँ पे आपका नया बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। और यही एम्ब्रायो को और अच्छा शेप दे दिया जाए, ये क्या बन गया, एम्ब्रायो, जिसमें ये पूरा क्या है, एम्ब्रायो, जिसमें ये दोनों क्या है, इसके कॉटिलिडन्स है। ये दोनों क्या है, इसके कॉटिलिडन्स है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों क्या हो गए, कॉटिलिडन्स हो गए। और ये जो स्ट्रक्चर हो गया इसका प्लूमुल, ये स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, प्लूमुल हो जाएगा। और इस तरीके से जो है यहाँ पे पूरा इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर जो होगा इसका प्लूमुल। और ऊपर वाला जो सस्पेंसर से जहाँ पे डीजनरेट कर रहे थे ना, वो इसका क्या हो जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडिकल। अब मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या हुआ। तो हम लोग एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये जाइगोट से डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप करेगा माइटोसिस करके, तो क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। तो देखिए ट्रांसवर्सली माइटोसिस हुआ, मैंने ऐसा माइटोसिस हुआ, 2 सेल बने सस्पेंसर सेल और बना एम्ब्रायोनल सेल। सस्पेंसर सेल का काम क्या है, एम्ब्रायोनल सेल को एम्ब्रायोनल सेल का एंडोस्पर्म में धक्का देना, है ना। इसका काम है कि उसमें उसको पुश कर दे ताकि उसको उसमें से न्यूट्रिएंट मिल सके। उसके अंदर जाएगा तब न्यूट्रिएंट लेगा। फिर मैं शुरू से बताया था, तो नंबर 1 ये जाइगोट था, जिसकी प्लोइडी क्या थी, जिसकी प्लोइडी आपकी 2n थी। तो ये सबकी प्लोइडी क्या होगी, इसकी प्लोइडी 2n ही होगी, इसकी प्लोइडी भी 2n ही होगी और इसकी प्लोइडी भी 2n ही होगी। तो नंबर 1 में ये होगा, नंबर 2 में ये होगा, नंबर 3 में क्या होगा, हार्ट शेप बन जाएगा। यहाँ पे ये नंबर 3 हुआ और नंबर
नंबर 4 जो होगा उसमें कैसा होगा, हार्ट शेप बन जाएगा। और नंबर 5वें में क्या होगा, मैंने 5th स्टेज पे आपको क्या मिल जाएगा, एम्ब्रायो मिल जाएगा। और एम्ब्रायो में आपको 2 कॉटिलिडन्स मिल जाएंगे, एक प्लूम मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, रेडिकल मिल जाएगा। और इसका डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डायग्राम देखेंगे। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब इस एम्ब्रायो को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस एम्ब्रायो में कॉटिलिडन क्या होंगे, प्लूमल क्या होंगे, रेडिकल क्या होगा। हमने कॉटिलिडन के बारे में अब हम लोग आगे, मैंने एम्ब्रायो की डिटेल अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग बात तो कर लिए, एम्ब्रायो के बारे में बात कर लिए कि एम्ब्रायो बन गया, कॉटिलिडन वगैरह बन गया। अब जरा इसी पे बात करेंगे हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट के बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बात करेंगे जो कि बहुत आसान है। ये एक अगर डाइकॉट है ना, डाइकॉट एम्ब्रायो है, तो इसमें एक बीच से लाइन गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोनल, RYONAL, एम्ब्रायोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है। और इसके ऊपर का जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं, एपी का मतलब ही क्या होता है, अपॉन, मतलब एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एम्ब्रायोनल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का काम है, एपिकोटाइल का काम है सूट सिस्टम को बनाना, ठीक है। जो भी प्लांट का सूट सिस्टम होगा उसको डेवलप करने का काम किसका है, एपिकोटाइल का। और एम्ब्रायोनल एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब ही लोअर होता है, हाइपो का मतलब ही क्या होता है, लोअर होता है। और हाइपोकोटाइल का क्या काम होता है, अच्छा उल्टा हो जाता है क्या, हाइपोकोटाइल का काम होता है रूट सिस्टम को बनाना, और एपिकोटाइल का क्या काम होता है, सूट सिस्टम को बताना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो सूट सिस्टम बनाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो रूट सिस्टम बनाएगा। हम लोग इसको अभी लिखेंगे, सूट सिस्टम ही बनाएगा और ये क्या करेगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। तो ये सारी बात हम लोग लिख लेते हैं। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि द सेंट्रल लाइन ऑफ अ डाइकॉट embryo is called embryonal axis, ठीक है। इसके बाद एपिकोटाइल के बारे में लिखेंगे, एपिकोटाइल तो लिखेंगे द पोर्शन ऑफ द embryo above the embryonal axis is called एपिकोटाइल, ओके। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम क्या कह रहे हैं, एपिकोटाइल। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, एपिकोटाइल फॉर्म्स व्हाट, सूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, ओके। एपिकोटाइल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हाइपोकोटाइल के बारे में। हाइपोकोटाइल तो ये क्या है, तो लिखते हैं क्या, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रायो above the below the embryonal axis is called हाइपोकोटाइल। उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइपोकोटाइल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इट फॉर्म्स रूट सिस्टम ऑफ प्लांट। ये क्या बनाता है, किसी भी प्लांट के रूट सिस्टम को बनाता है। और दूसरा एक बात और याद रखना है ना कि हाइपोकोटाइल इज कवर्ड विथ, या ऐसे लिखते हैं कि रूट ऑफ डाइकॉट इज कवर्ड विथ रूट कैप। इसमें क्या लगा होता है, रूट कैप लगा होता है, जो कि रूट कैप लगा होता है ताकि उसके अंदर का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो इजीली डिवाइड कर सके और रूट का डेवलपमेंट आसानी से हो सके, ठीक है। ये तो अच्छा, ये सब जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा हम सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं,
डाइकॉट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि एनसीईआरटी ने भी डाइकॉट एम्ब्रायो के बारे में ही बात किया, मोनोकॉट के बारे में बहुत कम जिक्र किया है। तो मोनोकॉट के बारे में थोड़ी सी बातें ये है, मोनोकॉट के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। अब इसमें थोड़ी सी और बातें हैं, थोड़ा सा मोनोकॉट के बारे में भी जिक्र किया गया है। क्या जिक्र किया गया है कि मतलब कि मोनोकॉट में भी एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, एपिकोटाइल होता है और हाइपोकोटाइल होता है। तो उसको आप देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ पहले तो ये कि इन मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन इज, इन मोनोकॉट एम्ब्रायो यहाँ लगा लेना है। मोनोकॉट एम्ब्रायो में सिंगल कॉटिलीडन मौजूद, मोनोकॉट में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन होता है और उसके कॉटिलीडन को हम लोग कॉटिलीडन नहीं कहते हैं बल्कि स्कूटिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कूटिलम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, कॉटिलीडन ऑफ मोनोकॉट्स इज कॉल्ड एज स्कूटिलम। याद रहेगा, हम लोग कॉटिलीडन जो होगा, मोनोकॉट का जो कॉटिलीडन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्कूटिलम। और ज़्यादातर ये जो स्कूटिलम वर्ड है वो ग्रास फैमिली के मोनोकॉट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसमें भी वही बात है कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं, बट इसका जो एपिकोटाइल होता है वो कवर्ड होता है एक सीथ से, और उस सीथ को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या लिख रहा हूँ कि एपिकोटाइल जो कि क्या बनाता है, सूट सिस्टम। क्या बनाता है, सूट सिस्टम, है ना। क्या बनाता है, एपिकोटाइल क्या बनाता है इसका, अच्छा उल्टा हो गया क्या, एपिकोटाइल जो हो गया इसका वो क्या इसका बनाएगा, वो बनाएगा इसका रूट सिस्टम। एपिकोटाइल इसका क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। यहाँ पे एक उसके केस में, मोनोकॉट के केस में क्या था कि यहाँ पे मोनोकॉट में क्या, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉटिलीडन जो होता है वो मोनोकॉट को उसको क्या बोल रहे हैं, स्कूटलम बोल रहे हैं। और मोनोकॉट का जो रूट कैप होता है ना वो भी कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। उसको क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि रूट कैप ऑफ मोनोकॉट इज कवर्ड विथ मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोलियोराइजा। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, ये जो इसका रूट कैप जो है वो कोलियोराइजा, रूट कैप। और ये किससे बना होगा, ये बना होगा किससे, ये बना होगा आपका किससे, तो सूट सिस्टम है ना। और जो इसका ये होगा ना, क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल वाला पोर्शन तो ये हो गया, और जो सूट वाला पोर्शन होगा, सूट वाला पोर्शन तो ये हो गया। सूट वाला पोर्शन किससे कवर है, कोलियोराइजा से। और एक चीज में और है, कोलियोप्टाइल के बारे में, ठीक है। कोलियोराइजा हो गया और दूसरा क्या है, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इज द कवरिंग ऑफ प्लूमिल। कोलियोप्टाइल किसका कवरिंग है, प्लूमिल का कवरिंग, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग आगे बात करेंगे सीड के बारे में, बात करेंगे कि सीड जो है वो कितने तरीके के हैं, सीड कैसे कैसे बने हुए हैं। तो अब यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया इसमें, हम लोगों ने इसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात किया, पोस्ट फर्टिलाइज इवेंट्स के बारे में बात किया, जाइगोट का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोगों ने कर लिया। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट भी देख लिए, एपिकोटाइल देख लिया, हाइपोकोटाइल देख लिए। और यही एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल जो वो सेम है मोनोकॉट के लिए भी। मोनोकॉट में कॉटिलीडन एक ही होते हैं और उस कॉटिलीडन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूटलम बोलते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा, अगला जो सेशन होगा, जो कि लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, और वो हम लोग सीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सीड फ्रूट वगैरह के बारे में बात करके हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, थैंक्स।